नमस्कार साथियों, जितने भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों मैंने अभी तक मैंने मतलब 8 वीडियो कवर किया है और ये 9वीं वीडियो है। आपने अगर 8 वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है ना। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जीएस के जितने भी प्रश्न हैं और उसमें करंट रिलेटेड चीज़ें जो भी है मैंने जोड़ दिया है। तो पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन ये है बिरहा, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है चैती, ऑप्शन डी है कजरी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कजरी, है ना। तो कजरी जो है, कजरी लोकगीत प्रमुखता सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर के क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है। रसिया ब्रज भूमि का प्रमुख लोकगीत है, ठीक है। और चैती लोकगीत मुख्यतया फाल्गुन महीने के पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। इनमें से प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। यह अवधी एवं भोजपुरी क्षेत्र का लोकगीत है, ठीक बात। और जो बिरहा है पूर्वांचल में गाया जाता है ना। पूर्वांचल में गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध सूफी संत, फिर उसके बाद में डैश था कि वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक, उसके बाद में क्या है ये थोड़ा सा तो क्वेश्चन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो मतलब वही पूछ रहा है कि मतलब किस संत के लिए मतलब किया जाता है। तो ऑप्शन ये है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी है वारिद अली शाह, और ऑप्शन सी है मोइनुद्दीन चिश्ती, और ऑप्शन डी है सलीम चिश्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारिश अली शाह, है ना। तो प्रसिद्ध सूफी संत मैं तो प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है ना। और इसे देवा शरीफ मेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि क्या है कि भारत में किस राज्य के राजभर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऑप्शन ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण 2003 से अनिवार्य कर दिया गया है। यह पर्यावरण के अनुकूल तरीका है, जहां छत पर टैंक के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। यह विधि भूमिगत जल संरक्षण में सहायक है ना। तो वो पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है, बारिश के पानी का। फिर अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कृषि मतलब खेती की कृषि विधि जो झूम खेती को क्या कहते हैं। ऑप्शन ये है रोका, ऑप्शन बी है पोंदा, ऑप्शन सी है दहिया, ऑप्शन डी है कुआरा, है ना, कुरुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दहिया, है ना, दहिया एवं बेवर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया बेवर नामों से जाना जाता है। झूम कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। इस पद्धति में पहले भूमि के वन को जलाकर साफ कर दिया जाता है और उसके बाद में उस पर कृषि की जाती है। ये मुख्यतः जनजातियों की कृषि है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम की कृषि और संबंधित राज्य, वैसे ये खेती मुख्यतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मतलब इनके जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं वहां से मतलब वहीं से इनका मतलब मूल है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे कुमारी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक बात। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के
गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? ऑप्शन ए है गीत गोविंद, ऑप्शन बी है किताब ए नवरस, ऑप्शन सी है बादशाहनामा, ऑप्शन डी है मुंतखाब उल तवारीख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किताब ये नवरस, है ना। तो क्या है कि मतलब 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने दक्षिणी भाषा में किताब ये नवरस नामक पुस्तक की रचना की है। यह 59 कविताओं और 17 दोहों का एक जो है संग्रह है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में आलापान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के फिर डैश है, फिर डैश है के समान होता है। तो ऑप्शन ये है तारना, ऑप्शन बी है ताला, ऑप्शन सी है आलपा मतलब आलाप, ऑप्शन डी है तिलाना। तो सही आंसर हो जाएगा आलाप इसका, है ना। तो यहाँ पे ठीक बात। अभी मैं बताता हूँ कि कर्नाटक संगीत में मतलब अलापाना, ठीक है, अलापाना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। संगीत में समय पर आधारित एक निश्चित ढांचे को ताल कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समकक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी है सीवी रमन, ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन, है ना। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी पहली यूरोपीय यात्रा 1921 में इंग्लैंड स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सम्मेलन के अवसर पर की। इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रकाशिकीय एवं ध्वनिकी शोध पत्र प्रस्तुत किए एवं इस पर प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया, ठीक है। फिर अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है एक साधारण उपकरण है, मतलब डैश करके है, इसका उपयोग जंगली घास काटने को मतलब जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो वो उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन है फावड़ा, ऑप्शन बी है रहट, ऑप्शन सी है ढेकली, ऑप्शन डी है मोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फावड़ा, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो फावड़ा का उपयोग आप लोग जानते ही हो, आमतौर पर गाँव में भी होता है ना। और इससे सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कटाई है, मेड़ बांधना या खोदना किसी चीज़ को, तो आप जानते हैं इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी है अत्रज्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको टाइफाइड बोलते हैं, तो यही है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी एक मतलब रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। यह जीवाणु आमतौर पर दूषित भोजन और पानी में मतलब पानी द्वारा छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है ना। इस रोग के लक्षण सामान्यतः मतलब क्या कहें, लगातार ज्वर, कमजोरी, सिर दर्द, भूख न लगना इत्यादि टाइफाइड जो कि मतलब इसको बिडॉल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है इससे ना, तो इसी से होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो खसरा ये वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, ये भी हेपेटाइटिस भी वायरस से ही होता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है बोलीविया, ऑप्शन डी है पेरू। तो सही आंसर हो जाएगा बोलीविया, है ना। तो बोलीविया एक लैटिन अमेरिकन देश है ना, लैटिन अमेरिकी देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जल आपूर्ति से अपना नियंत्रण नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव बनाया। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया, ठीक है।
उसके बाद क्या हो किया कि इसमें पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि कर दी गई। इसी को लेकर यहाँ वर्ष 2000 में आंदोलन हुआ। इस प्रकार मतलब आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे बोलीविया के जल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय मतलब कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है लंदन, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है सिडनी। तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, है ना। तो CHRI एक स्वतंत्र गैर पक्षपात पूर्ण गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। इसकी स्थापना राष्ट्रमंडल के सदस्यों द्वारा वर्ष 1987 में हुई थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। और तो सही आंसर हो जाएगा इसका भूटान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद 15 जून 2014 को अपनी पहली विदेश यात्रा पर भूटान पहुंचे थे। ठीक है, और उनकी प्रथम विदेशी यात्रा विकास एवं सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित होगी, ऐसा बताया गया था इसमें। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नेपाल, है ना। तो नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के राज्य से लगती है। नेपाल के साथ की सीमा साझा करने वाले अन्य राज्य कौन कौन से? तो झारखंड मतलब उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक वे ऑफ इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक उप क्षेत्रीय समूह है, और क्या है कि इसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय पूछा है, सीधी सी बात है इतना बनाने पर। इसका ऑप्शन ए है काठमांडू नेपाल, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलंबो, ऑप्शन डी है ढाका। तो सही आंसर हो जाएगा ढाका, है ना। तो क्या है कि एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक, है ना, तो सारी चीजें लिखी है की स्थापना मतलब उसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत 6 जून 1977 में हुई थी, है ना। इस संगठन में भारत सहित नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड मतलब शामिल हैं। ठीक है, प्रारंभ में 4 देश भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड, है ना, के आर्थिक सहयोग पर आधारित संगठन था। संगठन का स्थायी कार्यकाल स्थायी कार्यालय जो है ढाका में स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है शामली, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है आगरा, तो ऑप्शन डी है मथुरा। तो सही आंसर हो जाएगा शामली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामली को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन संपूर्ण दिल्ली एवं हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को शामिल करके NCR प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 8 और राजस्थान के 2 एवं हरियाणा के 13 जिले शामिल हैं, है ना, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि माल और सेवा कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिहार, असम, है ना। तो क्या है कि 12 अगस्त 2016 को असम देश का पहला राज्य हो गया जिसने माल एवं सेवा कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को अनुमोदित किया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक पाल वंश के प्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन ए है गोपाल, ऑप्शन बी है नंदलाल, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है देवपाल। तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल, है ना। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल 700
750 से 770 ने मतलब ईस्वी में उन्होंने की थी। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी शासक बना और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि ऐसे बागवान जहां बिक्री के लिए नकद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है निर्वाह खेती, ऑप्शन बी है किचन गार्डन, ऑप्शन सी है झूम खेती, ऑप्शन डी है रोपण खेती। तो सही आंसर हो जाएगा रोपण खेती, है ना। तो रोपण खेती वाणिज्यिक खेती का एक रूप है जहां फसलों को लाभ के लिए उगाया जाता है। इस प्रकार कृषि के बड़े भूमि क्षेत्र को आवश्यकता होती है। अभी झूम खेती तो आपने समझा ही होगा। किचन गार्डन भी, किचन का मतलब किचन के जो मतलब सामान क्या कहते हैं कि किचन में ही एक सिस्टम बना के मतलब तैयार किया जाता है, तो वहाँ भी खेती की जाती है सब्जी वगैरह, उससे धनिया और सारी सलाद वगैरह जो कि चाइना वगैरह में होती है। फिर अगला है कि नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, मतलब तो बताना है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन डी है मंगल, ऑप्शन सी है प्लूटो, ऑप्शन डी है जुपिटर। तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से दिखाई देने पर यह नीली दिखाई देती है। पृथ्वी को इस कारण नीला ग्रह भी कहते हैं, है ना। जल की उपस्थिति के कारण सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहां पर जीवन संभव पाया जाता है ना। पृथ्वी शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। मंगल जो है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी चौथे स्थान पर है, ये भी ध्यान रखना, है ना। और मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। और जो इसके जो मतलब उपग्रह हैं फोबोस एवं डिमोस, है ना। मंगल के दो उपग्रह हैं, जुपिटर बृहस्पति यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह है ना। उपग्रहों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ 97 लिखा गया है ना। ओ मतलब 79 लिखा गया है। तो प्लूटो को वर्ष 2006 में 2006 में मतलब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है ना। वर्तमान में सौरमंडल में 8 ही ग्रह हैं, ठीक बात। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है ना। ऑप्शन है क्रिप्टॉन, आर्गन, ऑप्शन जीनॉन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, है ना। तो ये जो निष्क्रिय नोबेल गैस होती है इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, है ना। जैसे क्योंकि इसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और ना ही कोई ग्रहण करता है, इसीलिए इसकी संख्या प्राकृतिक में निष्क्रिय होती है। जैसे नोबेल गैस की संख्या 7 होती है। हीलियम है, नियॉन है, ज़नान है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, है ना। ये और आर्गन भी मतलब ऑर्गेनेशन, है ना। तो इतने गैस हैं। अभी अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है महाश्वेता देवी, ऑप्शन बी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी है एनिल लाइटन, ऑप्शन डी है ओलिवियर फ्रेसर। तो सही आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी, है ना। ये आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, मुझे याद तो है थोड़ा बहुत। क्योंकि लड़की की लेखिका महाश्वेता देवी हैं और इनमें लेखिका ने एक आदिवासी लड़की का मुआयना जो एक अच्छी है परंतु जिद्दी लड़की है ना, के विषय में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि डैश करके है कि गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है संगीता पॉल देवी, ऑप्शन बी है संपत पॉल देवी, ऑप्शन सी है शीला पाल देवी, ऑप्शन डी है मिशी चौधरी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका संपत पाल देवी, है ना। तो गुलाबी गैंग की स्थापना 2006 में संपत पाल देवी द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में किया गया था। कहाँ किया गया था, बांदा जनपद में, ठीक बात। इन्होंने गैंग का नाम गुलाबी गैंग इसलिए रखा क्योंकि इनकी सदस्य में केवल महिलाएं होती थी, है ना, जो गुलाबी रंग की साड़ी पहनती थी। और ये गैंग महिला के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। साथ ही महिलाओं के कल्याण के लिए कदम भी उठाता है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना। और फिर अगला प्रश्न है मुरादाबाद के फिर डैश है कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसमें विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान
बनाया है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है स्टील। तो सही आंसर हो जाएगा पीतल, है ना। तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल, इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसी कारण मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है रूस। तो सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, है ना। तो सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने 19 सितंबर 1893 ईस्वी को सभी वयस्क महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान किया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है दिल्ली चलो आंदोलन, ऑप्शन डी है बहिष्कार आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, है ना। तो अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 में मुख्यतः भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य खलीफा के पद को पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। ठीक है, वर्ष 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में चलाया गया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में मतलब डैश है तो विवरण प्रस्तुत है, कौन सा विवरण प्रस्तुत है? ऑप्शन ए है मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है संघ की न्यायपालिका, ऑप्शन डी है संसद। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, है ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में डीपीएसपी 36 से 51 तक, है ना, वर्णित है। और इसमें मैं बता ही देता हूँ, कहाँ बताऊँ, यहाँ ऐसे लिखता हूँ, ये संविधान का भाग 1 है। तो इसमें राज्य के बारे में, राज्य मतलब इस तरीके लिखा गया है भारत, इसमें लिखा गया भारत राज्यों का संघ होगा, है ना, भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। तो संघ होगा मतलब भारत देश की बात की गई है ना। तो ये भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इन शॉर्ट मैंने लिख दिया है भाग 4। और कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं भाग 4A, है ना, का मतलब बोलते हैं इसको मौलिक कर्तव्य बोल देते हैं, कर्तव्य। ठीक है, भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में है क्या है? संघ, है ना। फिलहाल इतना ही, फिर अगला चलते हैं। अगले प्रश्न में है काली मिट्टी को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेगुर, ऑप्शन बी है ह्यूमस, ऑप्शन सी है बांगर, ऑप्शन डी है क्रिस्टल। ये तो सही आंसर हो जाएगा रेगुर, है ना। तो फिलहाल के लिए तो काली मिट्टी को रेगुर कपास की मिट्टी भी कहा जाता है ना, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजम आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, जाना जाता है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप यानी दक्कन के पठार के ऊपरी भागों में विशेष रूप से पाई जाती हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए मतलब अधिक उपयुक्त है ना। इसीलिए काली मिट्टी में एक और चीज होती है, इसमें जल धारण की क्षमता बहुत पाई जाती है। या भीगने पर ठोस और चिपचिपी होती है तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, है ना। और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो बांगर एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। बांगर कम उपजाऊ होता है और जो खादर होता है उपजाऊ होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUSAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मतलब किस जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है? स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो बताना ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पंतनगर, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मेरठ।
है ना। क्या है, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है ना। तो SVPUAT की स्थापना 2 अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय शोध अधिनियम 1958 के तहत की गई, है ना। SVPUAT उद्घाटन इसका 28 मार्च सन 2002 को हुआ था, है ना। राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। और जबकि जीबी पंत विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जो पंतनगर में स्थित है। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो 17 नवंबर सन 1960 को हुआ था, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया है। मतलब कौन सा विवरण किसने किया? ऑप्शन ए है गुलामी की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी है निजी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है विवाह एवं परिवार का अधिकार। तो ऑप्शन सही है गुलामी से स्वतंत्रता, है ना। तो क्या है, क्या मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी गुलामी या दास्ता की हालत में न रखा जाएगा। गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में मतलब निषिद्ध होगा, ऐसा इन्होंने बात कही गई है ये अधिनियम में। फिर अगला प्रश्न है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ये है स्माइल फाउंडेशन, ऑप्शन बी है प्रथम, ऑप्शन सी है सम्मान फाउंडेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं शिक्षण प्रयोग, है ना। तो स्वयं शिक्षण प्रयोग पुणे में स्थित गैर सरकारी संगठन है जिसे जुलाई 2017 में UNDP द्वारा पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इन्हें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे विपरीत प्रभावों का सामना करने के लिए पारिस्थितिकीय सतत कृषि मॉडल को तैयार करने के लिए दिया गया है। यह संगठन भारतीय ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिछले 2 दशकों से काम कर रहा है। 15 जुलाई 2021 को UNDP द्वारा 2 भारतीय संगठनों आधिमलई और पंचगोइनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, है ना, तथा क्या है कि स्नेहकुंज ट्रस्ट को और क्या है प्रेस्टिजियस इक्वेटर अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 21, प्रश्न संख्या 31 है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ऑप्शन है दूरी, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है भार। तो सही आंसर है दूरी, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी का मात्रक है ना। निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, यह दूरी मापने की इकाई है। मुख्यतः इसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है ना। ये लंबी दूरियां 2 नक्षत्रों के बीच की दूरी, इस प्रकार से ग्रहों की दूरी नापी जाती है ना। तो एक प्रकाश वर्ष मतलब 1 साल में चली गई दूरी, है ना। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। अब इसको आप जोड़ोगे तो इतना मतलब प्रकाश की चाल होती है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे, मनुष्य की आंख का रंग, आंख के मतलब फिर डैश है में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? आप ये आइरिस, मतलब ऑप्शन ये है आइरिस, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है फेस, ऑप्शन डी है लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस, है ना। तो मानव नेत्र में कॉर्निया के पीछे अपारदर्शक झिल्ली के पर्दे को आइरिस कहते हैं। आंख का रंग आइरिस के कारण मतलब आइरिस के रंग पर निर्भर करता है ना।
तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो आइरिस से ही, मतलब जैसे आँख किसी की भूरी होती है, किसी काली, किसी की नीली, तो इसी से आइरिस से ही पता चलता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अगला है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है मौलाना आजाद, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मोहनदास करमचंद गांधी। तो स्वराज हिंद नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। नील दर्पण के लेखक मतलब नील दर्पण दीनबंधु मित्रा द्वारा रचित नाटक है। द एसेंशियल गांधी नामक पुस्तक के संपादक लुई फिशर हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक इनकी रचना की है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम, है ना, कई बार पूछी जाती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है अवध, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है अवंती। तो सही आंसर हो इसका बुंदेलखंड, है ना। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व छेदी या चेदी, है ना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाता था। उल्लेख है कि जो 16 महाजनपद है, मतलब इसका उल्लेख 16 महाजनपदों में, जो कि अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। तो यह वत्स महाजनपद वर्तमान कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जनपद के अंतर्गत आता था। अवध का क्षेत्र कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। अवंती जनपद के 2 भाग थे, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी की थी महिष्मती। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार मैं, कई बार पूछा जाता है, बार बार तो मैं लिखा ही देता हूँ, कई बार कल भी छूट गया था। शुरू करता हूँ 16 महाजनपद के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 16 महाजनपद। ठीक है, तो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और उनकी राजधानी? तो ये महाजनपद है, महाजनपद, है ना, ये महाजनपद है। और यहाँ पे लिख दूंगा राजधानी। ठीक है, तो पहला लिखूंगा अंग, है ना। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा क्या है? दूसरा कुछ भी कर्मवार कोई नहीं है, काशी। ठीक है, काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा क्या है? कौशल, है ना, कौशल बोलते हैं, कौशल नहीं। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। ठीक है, और चौथा क्या है? मैं चौथा मान लिया मगध। ठीक है, मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। ठीक है, गृह ब्रिज कहीं मिल जाता है। वज्जी। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। ठीक है, और उसके बाद में छठा क्या है? मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनारा। कुशावती भी मिल जाता है, तो उसको भी कर सकते हो, कुशावती में लिख ही देता हूँ। कुशीनारा कुशावती एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में 7वां है चेदी। इसकी राजधानी क्या है? शुक्तिमती। ठीक है, शुक्तिमती। 8वां क्या है? वत्स। इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। ठीक है, फिर 9वां क्या है?
कुरु। इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, फिर 10वां क्या है? पांचाल। पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या है? काम्पिल। फिर 11वां क्या है? मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। विराटनगर। उसके बाद में मैंने 11 इधर लिखा दिया, मैंने यहाँ पे क्षेत्र लिखाने वाला था, तो चलो यहाँ लिख लो, बता ही दूंगा वैसे तो। 12 नंबर पे है अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? विराट उज्जैनी। उज्जैनी लिखा जाता है, ठीक है। फिर 13 नंबर पे क्या है? गांधार। इसकी राजधानी क्या है? पुष्कलावती। पुष्कलावती। 14 नंबर पे है कम्बोज। इसकी राजधानी है हाटक। और उसके बाद में 15 नंबर पे क्या है? सुरसेन। इसकी राजधानी है मथुरा। और 16 नंबर पे जो है असाका। तो इसकी राजधानी है पैठन या पोतान। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना? तो मैं बता देता हूँ, जिसे जो यहाँ से मैं बता देता हूँ। देखिए, जो अंग है भागलपुर, मुंगेर और बिहार वाला क्षेत्र है। और ये जो काशी है उत्तर प्रदेश, वाराणसी बनारस वाला क्षेत्र है। कौशल जो अयोध्या वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। और जो मगध है ये बिहार वाला क्षेत्र है ना। आधुनिक जो पटना है वो मगध है। वज्जी जो है ये वैशाली जो भी ये बिहार का क्षेत्र है। और ये मल्ल जो है ये भी कुशीनारा जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है ना, वहाँ कुशीनगर का है क्षेत्र है। और ये जो चेद्दी है इसकी राजधानी सुक्तिमती है, ये आधुनिक जो है बुंदेलखंड वाला उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, और जो वत्स है ये वत्स जो है ये आपका कौशाम्बी, आधुनिक जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है ना। और जो कुरु है ये कुरु ये इंद्र प्रदेश जो आधुनिक राजधानी जो मतलब जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, दिल्ली मेरठ के कुछ आसपास का क्षेत्र वही दिल्ली के पास का है ना। और जो क्या कहते हैं जो मत्स्य है, मैंने कुरु बताया कहाँ पे, कुरु दिल्ली वाला क्षेत्र है। और जो पांचाल है ये कहाँ की है, तो पांचाल जो है आधुनिक बरेली वाला क्षेत्र है ना। और मत्स्य, ये मत्स्य जो विराटनगर जयपुर वाला क्षेत्र है। और ये अवंती जो है ये उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और गांधार जो ये पेशवार जो पाकिस्तान का कुछ एरिया पड़ता है वहाँ का है। और कम्बोज जो है ये आधुनिक काबिल जो कम्बोज जो है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, काबुल वाला क्षेत्र। और सुरसेन तो जानते ही हो मथुरा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ये अस्साका पड़ता है आधुनिक जो पैठन या महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है बृहद्रथ, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र। तो सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ, है ना।
तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में कर दी गई। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली और विदिशा अपनी राजधानी बनाई। बिंदुसार मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। और क्या है कि 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है गाजीपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है सीतापुर। तो सही आंसर है गाजीपुर। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। महर्षि जमदग्नि परशुराम के पिता थे। उल्लेखनीय है कि बंगाल के गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है हरिद्वार। तो सही आंसर इसका कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है द्वारिका प्रसाद, ऑप्शन बी है बिशन नारायण, ऑप्शन सी है रघुपति सहाय, ऑप्शन डी है नवल किशोर। तो सही आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय। उर्दू शायरी में रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म अगस्त 1896 को हुआ था। गुल ए नगमा और क्या है कि बज़्म ए जिंदगी, रंग ए शायरी, सरगम इनके प्रमुख शायरी हैं। ठीक है, शायरी का संग्रह है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से वीडियो कंटिन्यू मिल सके। और मैं प्रॉपर कोशिश करता ही रहता हूं मैं, है ना। तो अभी मैं कुछ दिन के बाद मैं मेंटल एप्टीट्यूड की वीडियो डालने वाला हूं, तो आप उसको भी देख सकते हो। ओके बाय, धन्यवाद सर।